तो कल हुआ था। आज हम लोग उसके आगे के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आज थोड़ा सा प्रश्न मेरे पास कम है क्योंकि ये मेरी गलती है, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो प्रश्नों की संख्या मेरे पास कम है, लेकिन फिर भी ठीक है, हम आपको वहां तक ले चलेंगे। आप आराम से पढ़िएगा। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सा अगर आपका मन करे तो क्लास को शेयर कर लीजिएगा, मैं प्रेशर भी आप पर नहीं करूँगा। अगर आपको लगता है करना चाहिए तो प्लीज़ शेयर कर लीजिएगा। चलिए आज के क्लास का प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, लिखा है लिखा है 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो मेरे दोस्त, एक बात आप सभी लोग अगर याद रखें कि वस्तु और मूल्य एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा। अर्थात जब मूल्य बढ़ता है तो वस्तु घटती है, जब मूल्य बढ़ता है तो वस्तु घटती है। उल्टा एक दूसरे के विरोधी हैं तो वस्तु क्या होती है? घटती है। और जब मूल्य घटता है तो वस्तु बढ़ती है। कहने का मतलब कहने का मतलब आप अपने दिमाग में बैठा करके रखिएगा कि इन दोनों में एक दूसरे के उल्टे संबंध होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती संबंध होते हैं। सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है, दिल से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। राधे राधे सभी को। चलिए देखिए, अब यहाँ पर हमारा बताने का तात्पर्य क्या था? वो कह रहा था 36 पुस्तक का जो कास्ट प्राइस है वो 30 पुस्तक के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो दोस्तों देखो, मैं क्या मान रहा हूं कि 36 पुस्तक का क्रय मूल्य 36 रुपया है और 30 पुस्तक का क्रय मूल्य भी कितना रुपया है? वो विक्रय मूल्य कितना है? 36 रुपया है। तो हमने बताया कि इनमें उल्टा संबंध होता है, इस कारण से ये पलट जाएंगे। तो क्रय रेशियो विक्रय बराबर हो जाएगा, ये पलट गया। तो 30 रेशियो कितना हो गया? 36। काटना चाहें तो 6 पंचे 30 और 6 6 36। इनमें जो क्रय और विक्रय का अनुपात आया वो 5:6 का आया। अब आप खुद ही जानते हैं कि 5 रुपए की आप वस्तु को खरीद कर लाते हैं और 6 रुपए में किसी दूसरे व्यक्ति को बेच देते हैं तो लाभ 1 रुपए का हो रहा है। और 1 रुपए का लाभ कितने पे हो रहा है? 5 पर, और गुणे कितना? 100। तो लाभ प्रतिशत बराबर केवल और केवल कितने परसेंट का? 20%। तो इन प्रश्नों में आपका कभी भी गलत नहीं होगा अगर आप ये समझ गए कि वस्तु और मूल्य में सदैव और सदैव उल्टा संबंध होता है, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्लियर है भैया सभी का? चलिए अगले प्रश्न की ओर आपको ले चलते हैं। 20वां प्रश्न है, कहता है 12 पेन का क्रय मूल्य। तो पेन को भूल जाइए, आप 12 क्रय बराबर लिखिए। कितने पेन के विक्रय मूल्य? तो 9 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लिखिएगा। अब यहां भी वही है कि एक क्रय है एक विक्रय है, तो यहां भी रिलेशन उल्टा बनेगा मूल्य के संदर्भ में। तो आपका दोस्तों यहां से क्रय रेशियो विक्रय क्या हो जाएगा? तो आपका क्रय रेशियो विक्रय ये पलट जाएगा। क्रय का मान 9 रुपया और विक्रय का मान हो जाएगा 12 रुपया। अब यहां देखेंगे कि 3 त्रिक 9 और 3 चौक 12। आप 3 में खरीद कर 4 में बेच रहे हैं तो आप प्रॉफिट ले रहे हैं कितने का? 1 रुपए का। भाई अगर आप 3 में कोई वस्तु खरीद कर ला रहे हैं और मुझे 4 रुपए में दे रहे हैं तो श्योर है कि आपने मुझे से फायदा लिया है कितने का? 1 रुपए का। कितने पर? 3 पर, और प्रतिशत के लिए गुणा 100 किया जाता है। करिए, इससे आप भाग देंगे तो ये 33 सही 1 बटे कितना परसेंट आ जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा शेयर भी कर लो मेरे भाई। चलिए 21वां प्रश्न देखिए, 15 मेजों का क्रय मूल्य। ये बहुत पूछे जाते हैं इसलिए मैंने कई प्रश्न डाले हैं। 15 क्रय मूल्य बराबर है 20 विक्रय मूल्य के। तो आपके क्रय और विक्रय का रेशियो क्या हो जाएगा? तो क्रय और विक्रय का रेशियो ये पलट जाएगा, तुलना करने पर 20 और 15 हो गया।
तो 5 चौक 20, 5 तिहाई 15। देखिए, आप कोई वस्तु 4 रुपए में खरीद करके लाते हैं और उसे ले जा करके 3 रुपए में बेच देते हैं। तो 4 की खरीदारी 3 में बेचा गया, तो निश्चित तौर पर आप घाटा उठा रहे हैं 1 रुपए का। कितने पर उठा रहे हैं? 4 पर, और गुणे कितना हो गया? 100 हो गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 4 से इसको काट दीजिए तो आपका राइट आंसर आ गया कितना परसेंट? 25% का यहाँ क्या हुआ? घाटा हुआ। अभी पिछले प्रश्नों में आपने देखा क्या हो रहा था? फायदा हो रहा था। अब यहाँ इन प्रश्नों में क्या हो रहा है? तो इन प्रश्नों में आपका घाटा हो रहा। क्लियर भैया? अक्सर एग्जाम में ये प्रश्न देखने को मिल जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ आइए, अब यहाँ से पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ। कुछ वस्तुएं 5 रुपए के 6 के हिसाब से खरीदी गई। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि अगर आप 5 रुपए में 6 वस्तु खरीद कर लाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, आप मार्केट गए, आप 5 रुपए में 6 वस्तु लाए, तो मैंने पूछा कि एक वस्तु का दाम क्या होगा, तो आप कहेंगे 5/6। जैसे समझिए, आप 10 रुपए में 2 टॉफी खरीद कर लाए, तो अगर 10 रुपए में 2 टॉफी मिलती है तो एक टॉफी का दाम क्या होगा? 10 को 2 से भाग दे देंगे, 5 रुपया होगा। सेम उसी तरीके से यहाँ एक वस्तु का दाम 5/6 होगा और आप बेचने गए तो आपने 6 रुपए के 5 की दर से बेची, तो एक वस्तु का दाम 6/5 होगा। लेकिन मेरे प्यारे भैया, अगर आप इसकी तुलना करने लगें तो ये कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी हो जाएगी घटाने जोड़ने में, तो हम वस्तुओं का एलसीएम लेके बराबर कर देते हैं। मतलब आप हर का एलसीएम ले लीजिए, तो 30 हो गया एलसीएम। यहां ये 30 वस्तु खरीदाता है और यहां बेच देता है, तो 6 पंचे 30। मेरे प्यारे भाइयों, 25 का खरीदा है और 36 का बेच रहा है, तो 25 5 30 या 36, प्रॉफिट मिल रहा है कितने का? 11 रुपए का। 11 का प्रॉफिट ले रहा है 25 में और गुणे 100 हो गया। तो यहां से इसका जो प्रॉफिट आया है वो कितना परसेंट आया? 44% आया। इसे एक और तरीके से कर सकते हैं, शायद वो आप जानते हो, तो वही तरीका उसको भी मैं आपको समझा देता हूं। बहरहाल ये इसका बेसिक है, अगर आप ये समझ लिए तो कभी गलत नहीं होगा। यहाँ आप कहेंगे कि सर एलसीएम क्यों लिए? तो मेरे भैया, अब एक वस्तु का दाम 5/6, 6/5, अगर हम इनका आपस में डिफरेंस करेंगे तो भिन्नात्मक उत्तर प्राप्त होगा, तो दिक्कत आएगी। तो जैसे एक वस्तु थी, मैंने वस्तुओं को बराबर कर लिया तो पूर्ण संख्या मिल गई। अब मेरा 30 वस्तु खरीदा है 25 रुपए का और 30 वस्तु बेचा है 36 रुपए का, तो निश्चित तौर पर ये 11 रुपए का क्या कमाया? प्रॉफिट। अच्छा, इसका एक और तरीका है जो जुगाड़ कहा जाता है। दोस्तों, इसके लिए एक तरफ आप वस्तु लिखिएगा और एक तरफ मूल्य लिखिएगा। ध्यान से सुनिएगा, 5 रुपए में 6 वस्तु खरीदा और 6 में 5 बेचा। सर्वप्रथम इनका गुणा करते हैं, तो 6 6 36 हो गया, माइनस इनका गुणा करते हैं 25 हो गया, और नीचे सदैव यही वाला रहेगा हमेशा, और गुणे 100। एक बात याद रखिएगा, अगर ये कैलकुलेशन पॉजिटिव आती है तो प्रॉफिट होता है। तो यहाँ देखो 36 में से 25 गया 11, पॉजिटिव है तो लाभ हो रहा है, और गुणे 100 हमने कैंसिल किया और 11 चौक कितना परसेंट कर दिया? 44%। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप कौन से रूल का कहाँ प्रयोग करके लगाना चाहते हैं। यहाँ तक ठीक है? चल 23वां कहता है, मैं 10 रुपए के 11 की दर से वस्तुएं खरीदा है। मैं तो कहूंगा बेसिक लगाइए, 10 में 11 मिली तो एक वस्तु मिलेगी कितने में मेरे भाई? तो 10/11 रुपए में, और 11 में 10 बेचा तो एक मिलेगी। 10 और 11 का एलसीएम ले लो, 110। यहां इसने वस्तुएं खरीदी हैं 100 रुपए में और यहां इसने वस्तुएं बेची हैं 121 रुपए में। तो दोस्तों, अगर मैं 100 रुपए में वस्तुएं खरीद कर लाता हूं और इन वस्तुओं को 121 रुपए में बेच देता हूं, तो निश्चित तौर पर मुझको प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट होगा? तो देखिए, 100 से 121, तो 21 रुपए का प्रॉफिट होगा 100 में, और गुणा हमको प्रतिशत चाहिए तो 100 हो गया।
या सीधे सीधे 100 में 21 का फायदा हो रहा, तो निश्चित तौर पर मेरा लाभ कितना परसेंट बन रहा, 21%। तो जिन्होंने इसका उत्तर 21% दिया है बिल्कुल से, उन सभी का उत्तर बिल्कुल से सही है। करेक्ट आंसर है चंदन क्लासेज जी, पिछले का दे रहे हैं। अच्छा, प्रवेश कुमार जी बिल्कुल सही उत्तर है। अनुराग पटेल जी, आप, प्रज्ञा जी, नीतू सिंह जी, सर्वेश सिंह, चंदन क्लासेज, पाल, बिल्कुल सही जवाब है सभी लोगों का। चलिए आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 24वां प्रश्न कहता है 10 रुपए की 12 वस्तुएं खरीदे। आइए इसको दूसरे वाले रूल से लगा देते हैं। एक तरफ वस्तु लिखिए और एक तरफ मूल्य लिखिए। ये 10 रुपए में 12 वस्तु खरीदा है और 12 रुपए में 10 वस्तु बेचा है। 12 बरहियम 144 हो गया दोस्तों, माइनस 10 दामा 100 हो गया, बटे में 100 और गुणे में 100। तो देखो अपने आप चिल्ला के बता दिया कि इसमें 44% पॉजिटिव आया है, तो निश्चित तौर पर 44% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 25वां देखिए, 25 रुपए के 20 के भाव से खरीदा है। तो एक तरफ आप वस्तु लिखेंगे और एक तरफ आप मूल्य लिखेंगे। मैं 25 रुपए में 20 के भाव से खरीदा और मैं ले जाकर 18 रुपए में 15 के भाव से बेच दिया। कैलकुलेशन करनी है तो दोस्तों यहाँ 20 का 18 में गुणा करिए तो 360 हो गया, माइनस 15 पचे 75, 7 हासिल 375 हो गया, बटे में 375 रहेगा और गुणे में 100। आप यहां देखेंगे कि इनका अंतर निगेटिव आ रहा, तो निगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है, निगेटिव केवल हानि को बताता है दोस्तों। 15 बटे कितना सॉरी 15 दुनाई 30, 15 पचे 75, 25 से 100 को आप कैंसिल करिए तो यहां से आपको क्या मिल गया, 4% प्रॉफिट पर बिल्कुल मत जाइएगा, प्रॉफिट हो ही नहीं सकता, तो हमको 4% का क्या होगा, लॉस होगा, हानि होगी। समझ में आया कितने परसेंट का हानि होगी, यहाँ पर लॉस कितने परसेंट का हो रहा, तो 4% की हानि हो रही। सदैव और सदैव ध्यान रखिएगा कि जब इसे सॉल्व करने पर हमारा उत्तर निगेटिव जाने लगे तो सदैव घाटा होता है, और अगर हमारा उत्तर प्लस में जाता है तो सदैव हमको फायदा मिलता है, कभी हमारा घाटा नहीं होता है। ठीक है मेरे भाई, चलिए बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों 26वें प्रश्न की। तो इसको ध्यान रखिएगा अगर इस रूल से कर रहे हैं तो। यहां देखिएगा, कहता है यदि चावल का मूल्य 20% कम हो जाए तो एक व्यक्ति 100 रुपए में 2 किलोग्राम चावल अधिक खरीदता है, तो चावल का घटा हुआ मूल्य कितना है। अगर आपने परसेंटेज पढ़ा होगा, प्रतिशत को आपने ध्यान से पढ़ा होगा और जो मैंने प्रैक्टिस कराया था उसे देखा होगा, तो उसमें मैंने ऐसे प्रश्न जरूर बताए होंगे। फिर भी देखिए यहां दोस्तों 100 रुपए में जो कमी आई है वो 20% की आई है, तो 100 का 20% हमारा कितना होता है, तो 100 का 20% हमारा 20 रुपया हो जाता है। मेरे भाइयों 20 रुपए कम होने से वो 2 किलोग्राम बढ़ा देता है, मतलब 2 किलोग्राम चावल वर्तमान समय पर कितने रुपए पर डिपेंड करता है, तो 2 किलो चावल वर्तमान समय में डिपेंड कर रहा है 20 रुपए पर। तो प्रेजेंट टाइम में अगर 2 किलो चावल का दाम 20 रुपया है, तो अब इसमें बताने जैसा मेरे लिए कुछ नहीं बचता है, 1 किलोग्राम चावल का दाम क्या होगा, 10 रुपया। अब आप इसे बुकों में देखेंगे तो ये बहुत बड़ा लगाया है, तो उनके चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, आपको जो मैंने बताया एकदम बेस्ट तरीका बताया। घटा हुआ मूल्य आ गया कितना रुपया प्रति केजी, 10 के रुपया। कंफर्म हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए ये मजा आया, प्रवेश कुमार जी कह रहे हैं सर घटा हुआ मूल्य 10 रुपया होगा और पुराना मूल्य 12 बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, इसे कहते हैं पढ़कर उत्तर देना। चलिए दोस्तों हम 27वां प्रश्न बताते हैं। यहां देखिएगा, संतरों के मूल्य में 20% की कमी हुई है, बहुत ध्यान से आप समझिएगा। 120 रुपए में जो गिरावट आई है वो 20%, 20% का मतलब
यहां से यहां से यहां से यहां से 24 रुपए की गिरावट आई है, जिसके कारण 20 संतरे अधिक खरीद लेता है। मतलब प्रेजेंट टाइम में, मतलब गिरने के बाद 20 संतरे का दाम है 24 रुपया। 20 संतरा बराबर कै रुपया? 24 रुपया। तो एक संतरा बराबर कै रुपया? तो 24/20 रुपया आज का क्या है? दाम है। दोस्तों 120 रुपया में आज ये कितना संतरा खरीदेगा? तो इसको 24/20 कर देंगे तो 20 ऊपर चला जाएगा। 24 पंचे 5 चौक 20, 5 दूना 10, 100 संतरे ये आज वर्तमान टाइम में खरीद रहा। बहुत ध्यान से समझिएगा, आज ये 100 संतरे प्रेजेंट टाइम में खरीद रहा है 120 रुपए में। ये 100 संतरे खरीद कर लाता है कितने रुपए में? तो ये 100 संतरे मेरे बच्चे लाता है आपका 120 रुपए में। अब ये दाम घटा था तो इसने 20 संतरे अधिक खरीदे थे, तो पहले कै संतरे खरीदता था? तो आप कहेंगे कि सर पहले 20 संतरे कम खरीदता रहा होगा। आज आपको 120 रुपए में 100 संतरे मिल रहे हैं, और जब दाम नहीं घटा था तो 80 संतरे मिलते थे। 120 रुपए में 80 संतरे, तो एक संतरे का दाम कितना रुपया हो गया? 1.5 रुपया। तो एक संतरे का मतलब प्रारंभिक भाव कितना था? 1.5 रुपया। तो इसमें दो प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। एक मिलता है कि प्रेजेंट टाइम का दाम, तो प्रेजेंट टाइम का दाम 24/20 कर दो, 20 एक के 20 हो गया, 4 24, 20 दुनाई 40। घटने के बाद दाम है 1.20 रुपया, मतलब 1 रुपया 20 पैसा प्रति संतरा। और जब दाम नहीं घटा था तब इसका दाम था 1 रुपया 50 पैसा प्रति संतरा। कोई दिक्कत नहीं? बहुत अच्छे। चलिए समझ लीजिए, ये सारे प्रश्न बहुत ही बढ़िया हैं और एग्जाम में आते भी हैं। देखिए, कहता है कुमार एक वस्तु को 21 रुपए में बेचता है, जिससे उसको उतने प्रतिशत की हानि होती है जितना उसने वस्तु के क्रय मूल्य थी। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान तरीका आपको बताता हूं। ना तो x मानना है, ना तो y मानना है, ना तो आपको कोई चीज रटने की जरूरत पड़ेगी। दो तरीके मैं बताता हूं, जो आपको बेहतर लगे वो ग्रहण करिएगा। दोस्तों, जब हानि प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर हो तो 21 या जो भी दिया है उसको दो भागों में तोड़ेंगे। दो ऐसे भागों में तोड़ना है, दो ऐसे भागों में तोड़ना है जिसका योग 10 प्राप्त हो। अगर योग 10 नहीं प्राप्त होगा तो ऐसी कंडीशन उत्पन्न नहीं होगी। तो देखो 3 सते 21 हो गया, और 7 3 जोड़ने पर क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों, उसी 10 का इन दोनों में गुणा कर दीजिए, तो देखिए ये 30 रुपया आ गया, और ये कितना आ गया? 70 रुपया। एक बात बहुत ध्यान से समझिएगा, मेरे छोटे से सवाल का जवाब दीजिए। अगर आप वस्तु को 30 रुपए में खरीद कर ला रहे हैं और किसी को 21 रुपए में देंगे, कितने में? फिर से सुनिएगा, आप किसी वस्तु को खरीद कर ला रहे हैं 30 रुपए में और ले जाकर किसी को 21 में बेचेंगे, तो घाटा होगा कि फायदा होगा? तो आपका जवाब आएगा कि सर 30 में मैंने खरीद रखे हैं और जब मैं 21 में बेचूंगा तो मुझे फायदा हो ही नहीं सकता, घाटा होगा। और यहां घाटे की बात कर रहा, तो पहला सही हो गया 30 रुपया। और यहां देखिए 70 में बेचने पर भी घाटा होगा, मतलब दोनों ही उत्तर सही हैं। तो क्या किसी ऑप्शन में 30 और 70 दिया है? तो निश्चित तौर पर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी। पर मैंने आपसे वादा किया कि कुछ रटना नहीं पड़ेगा, तो देखो इसका एक और तरीका है। दोस्तों, आपके विकल्प में हम वही लेते हैं जो सही है। 30 रुपया दिया है, 70 रुपया दिया, ध्यान से समझिएगा। अगर आप 30 की वस्तु किसी को 21 में बेच के लौट रहे हैं तो पक्का है कि आप घाटा खाए हैं 9 का। 9 का घाटा खाए हैं 30 में, और गुणे 100, तो देखो ये इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ये 30% आ गया। तो ये वाला और ये वाला जब बराबर हो जाए तो उसी को कह रहा है कि होने वाली हानि प्रतिशत वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हो। तो यहां देखो 30 और 30 बराबर है, मतलब 30 रुपया एकदम एग्जैक्ट है, एकदम सही है। अच्छा ठीक है, छोड़ दीजिए।
क्या 70 भी सही है? तो इसको भी चेक करिए। आप 70 की वस्तु किसी को 21 में बेचकर आ रहे हैं तो आपको घाटा 49 का लगेगा। 49 का घाटा लग रहा है कितने में? 70 में गुणे 100 में। चेक करिए कि क्या ये हल करने पर 70% आएगा। तो भैया काटो, बिल्कुल आ गया। तो जब बिल्कुल आ गया तो ये दोनों ही आपके क्या हैं? उत्तर हैं। तो भैया देखो, पहला तो वैसे भी बाहर हो जाता है, 21 रुपए में खरीद के 21 में बेचो, घाटे नहीं होगा। 36 27 यहां भी नहीं होगा। 28 43 कोई सवाल ही नहीं बनता। तो सवाल बनता कौन सा है? 30 और 70। कंफर्म है भैया? चलिए 29वां प्रश्न पर देखते हैं। कहता है विनय ने एक हाथ की घड़ी 75 रुपए में बेची, जिससे उसे घड़ी की लागत कीमत के बराबर लाभ हुआ। लाभ प्रतिशत प्राप्त हुआ, तो लागत मूल्य क्या है? अभी पिछले प्रश्न में क्या हो रहा था? हानि हो रही थी, वो क्रय मूल्य के बराबर थी, और यहां पर लाभ हो रहा है, वो क्रय मूल्य के बराबर है। तो मैंने आपको सिखाया मेरे दोस्तों कि हानि वाले में अंतर होना चाहिए 10, योग होना चाहिए 10 का, और लाभ वाले में बस वही तो है, अंतर होना चाहिए 10 का। जब लाभ की बात की जाए, एकदम सरल तरीका है, तो अंतर 10 का बनना चाहिए दोस्तों। अंतर कितने का? 10 का होना चाहिए। अब देखो 10 का यहां भी गुणा कर लो तो 15 दहाम 150 हो गया, और 10 का यहां भी गुणा कर लो 150 हो गया। अब मेरी बात बहुत ध्यान से गौर से सुनिएगा। आप एक बात बताइए, सिंपल सी, एकदम सिंपल सी, कि अगर आप वस्तु को 150 में खरीदते हैं और 75 में बेचते हैं, फिर से सुनिएगा, आपने एक सामान को 150 में खरीदा और आप ले जाकर उसे 75 में बेचते हैं, तो क्या आपको फायदा होगा? नहीं, हमेशा घाटा होगा। जबकि यहां बात किसकी चल रही है? लाभ की। तो ये हमारा उत्तर हो ही नहीं सकता। तो हमारा उत्तर कौन है? 50। अच्छा, आप कहेंगे कि सर मान लीजिए ये भूल गए, कोई बात नहीं, आप ऑप्शन से भी तो चेक कर सकते हैं। देखो 50 रुपए का सामान है, आप 75 में बेच रहे हैं, तो आपको फायदा हो रहा कितने का? 25 का। तो मेरे प्यारे दोस्तों 25 का फायदा हो रहा कितने पर? 50 पर, और गुणे 100। जिस ऑप्शन को हल करने पर 50 दुनाई 100 आ गया 50। यहां वाली वैल्यू और यहां वाली वैल्यू दोनों सेम आ जाए, वही हमारा उत्तर होता है। उसी को हमें ऑप्शन में से चुन लेना है। क्लियर हो गया भैया? बोलिए, सभी को क्लियर हुआ? कोई एक नहीं, सभी बताएं, सभी को क्लियर हो गया? अच्छा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पर आपको ले चलते हैं। 30वां प्रश्न, ध्यान से समझिएगा। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेच देता है। एक आदमी है जो वस्तु को 20% लाभ पर बेच देता है। तो परेशान ना होइए। पहला विक्रय मूल्य 20% का, सॉरी 20% का प्रॉफिट है, और प्रॉफिट का मतलब आप लाभ समझते हैं। तो 100 पर 20 का लाभ 120 हो गया। घबराइएगा नहीं। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, आइए सेलिंग प्राइस 2, अगर 20% के लाभ पर, मतलब हमने क्रय मूल्य को 100% मान रखा है। अब अगर मैं 20% लाभ पर बेचा तो 100 वाली चीज 120 में बिक गई। कहता है 10% कम में, 20% कम में खरीदता तो 80 में खरीदता। अब बीच का छोड़ दीजिए, उसे लाभ 25% का होता, तो 80 की चीज में 25% लाभ का मतलब क्या हो गया भैया? तो ये कितना परसेंट हो जाता? 100%। अब ध्यान समझिएगा, जो 120 है वो घटकर 100 पर आ जाता, तो कितना परसेंट घटा? 20% अंतर लिया है। ये 20% की घटोतरी किसके कारण हुई? तो दोस्तों 5 रुपए के कारण हुई। तो 1% बराबर कितना हो गया? 5/20 हो गया।
और मैंने आपको पहले बताया भैया कि जो क्रय मूल्य होता है वो 100% होता है, माना गया है यहाँ, तो गुणे 100 कर लीजिए। तो 20 पंचे 100 और 5 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 रुपया। तो इसका राइट आंसर होगा 25 रुपया। ठीक है, तो देखिए कितना बढ़िया प्रश्न था, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसी तरीके से इसको करना है। यहां तक क्लियर है? चलिए कुछ और प्रश्न आपको बताते हैं। देखिए जैसे लिख करके दो चार प्रश्न बताते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। जैसे यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, यदि किसी, बहुत बढ़िया प्रश्न बता रहे हैं आपको, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो, 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ तिगुना हो जाता है। तो लाभ तिगुना या कह सकते हैं 3 गुना हो जाता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो बहुत मजेदार प्रश्न है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देके इसको देखना पड़ेगा। कहता है एक वस्तु है जिसके विक्रय मूल्य को दुगुना करने पर लाभ 3 गुना हो जाता है। तो आपके पास ना तो क्रय मूल्य है ना तो विक्रय मूल्य है, तो मान लीजिए, माना क्रय मूल्य बराबर x रुपया, विक्रय मूल्य बराबर हो गया दोस्तों y रुपया। तो लाभ क्या हुआ? लाभ सदैव होता है विक्रय माइनस क्रय, मतलब y माइनस x। यहां तक कोई डाउट नहीं भैया? जब मैं क्रय मूल्य x रुपया मान रहा हूं, विक्रय मूल्य को y रुपया मान रहा हूं, तो मेरा जो लाभ है वो क्या होगा? y माइनस x। अब ध्यान से सुनिएगा, वो कहता है कि विक्रय मूल्य को दुगुना कर दो, तो y को दुगुना कर दीजिए और क्रय मूल्य में कुछ नहीं करने को कहा। तो अब लाभ कितना होने लगा? 2y माइनस x का होने लगा। भाई लाभ सदैव होता है विक्रय मूल्य माइनस किसके? क्रय मूल्य के। कंफर्म है इतनी चीजें? कहता है जो बाद वाला लाभ है वो पहले वाले लाभ का 3 गुना है। ध्यान से सुनिएगा, जो ये वाला प्रॉफिट है वो इस वाले प्रॉफिट का 3 गुना है। हमें क्या करना है? हमें दोनों को आपस में बराबर कर लेना है। ये वाला मेरे बच्चे इस वाले का 3 गुना है, तो बराबर कैसे होगा? जब मैं इसका 3 गुना कर दूंगा या इसका 1/3 कर दूं, तो देखो क्या बन गया? 2y माइनस एक्स बराबर 3y माइनस 3x। इधर लाइए, तो माइनस एक्स और प्लस 3x, और इधर देखिए 3y और माइनस 2y। ध्यान से समझिएगा, 3 में से x गया तो 2x बराबर हो गया 1y के। यहां बगल में मैं लिखना चाहता हूं, तो x अनुपात y हो गया मेरे प्यारे दोस्तों 1:2 के। और याद करिए x क्रय था और y कौन था? विक्रय। ये देखिए x को आपने क्रय मान रखा था और y को आपने विक्रय मान रखा था। कहने का मतलब मेरे प्यारे दोस्तों कि आपने 1 में खरीद के 2 में बेचा है, तो आपको लाभ हो रहा है कितने का? तो 1 और 2 का अंतर 1 का। कितने में? क्रय मूल्य में। और गुणे क्या? 100। तो यहां आपको कितने % का प्रॉफिट हो रहा है? तो यहां आपको प्रॉफिट हो रहा है 100% का। ये प्रश्न कई एग्जाम में आया है, कई जगह आया है। ठीक है, अरे भाई कभी कभार लिख के भी क्वेश्चन पढ़ लिया करिए। 100% बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब देखिए जैसे, अब इसी में एक प्रश्न और बहुत पूछा जाता है
ये सुनिएगा ध्यान से। एक वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर, एक वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ, होने वाला लाभ 300 रुपए में बेचने पर, या उसी वस्तु को 300 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। होने वाली हानि का दुगुना लिख लीजिए, बराबर वाला तो आप कर लेंगे। होने वाली हानि का दोगुना है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? बहुत ध्यान से समझिएगा, अक्सर एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। ये वो प्रश्न हैं जो कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपसे पूछे जरूर जाते हैं। आप चाहें तो उत्तर खुद ब खुद दे सकते हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो आप उत्तर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा जल्दी करेंगे तो मजा आएगा। चलिए, नहीं देना है तो मैं बता दूं। चलिए देखिए, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि लाभ बराबर होता है, ये नहीं दिखेगा, चलो ब्लैक ही रहने देते। लाभ बराबर होता है, आप सभी लोग जानते हैं कि विक्रय माइनस क्या, क्रय। और हानि बराबर सदैव होता है क्रय माइनस विक्रय। ठीक है, कहता है एक वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर, तो विक्रय हो गया 600 माइनस क्रय, पता नहीं है तो क्रय रहने दीजिए। 300 रुपए में बेचने पर हानि हो गई तो क्रय माइनस कितना हो गया, 300। आपको किसी भी दशा में इन दोनों को आपस में बराबर करना है। कैसे होगा? देखो, लाभ वाला दुगुना है और हानि वाला आधा है, तो बराबर कैसे होगा? या तो लाभ वाले को आधा कर दें या तो हानि वाले को दुगुना कर दें, तो दुगुना आसान होता है। तो ये हो गया 600 माइनस क्रय बराबर में ये हो गया 2 क्रय माइनस कितना, 600। इनको इधर लाइए, तो माइनस क्रय और माइनस 2 क्रय बराबर किसके हो गया, 600, और माइनस ये भी 600। तो माइनस 3 क्रय बराबर माइनस आ गया 1200, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्रय बराबर आपका आ गया कितना रुपया, 400 रुपया। तो ये वाले प्रश्न भी आते हैं। इनमें एक ही बात का थोड़ा सा आप गौर करिएगा, ये वाला दुगुना है तो इसमें ना गुणा करिएगा, जो दुगुना नहीं है उसमें गुणा करिएगा। नहीं तो बताइए आप अपने दिमाग से कि वो तो दुगुना अपने से है, और जब आप दोबारा से उसको 2 से गुणा कर देंगे तो दुगुना कहां रह जाएगा, वो तो 4 गुना में बदल जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रज्ञा जी ने दिया है, प्रवेश कुमार जी ने दिया, बाकी सब सो रहे हैं, सभी के सभी सो रहे हैं, निद्रा में हैं। तो ये सारे प्रश्न आते हैं। चलिए, जैसे मैं एक प्रश्न आपको और बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि 1200 रुपए में बेचने पर होने वाले लाभ से 100 रुपया अधिक है।
तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? चलिए देखते हैं। कहता है एक वस्तु को 1200 रुपए में बेचने पर जो लाभ हो रहा है, तो हम सभी लोग जानते हैं कि लाभ बराबर होता है विक्रय। तो विक्रय 800 माइनस होता है क्या? क्रय। और हानि बराबर होता है क्रय और माइनस विक्रय। अच्छा पहले हानि था, कोई बात नहीं, यहां मैं लाभ को पहले लिख देता हूं 1200 और माइनस कितना हो गया? 800। हमें दोनों को बराबर करना है। ये मेरा लाभ है और ये मेरा हानि है। अब प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ेंगे। कहता है कि इस प्रक्रिया में, इस प्रश्न में जो भी है लाभ से 100 रुपया ज्यादा है, कौन हानि? अब आप बताइए दोनों बराबर कैसे होगा? हानि जो है वो लाभ से 100 रुपया ज्यादा है, मतलब ये कि या तो मैं लाभ को 100 रुपया बढ़ा दूं या तो हानि को 100 रुपया घटा दूं। आ जाइए। तो देखिए माइनस क्रय हो गया, इसको इधर लाइए, माइनस क्रय हो गया। ये भैया 8 1 900 हो गया और ये माइनस 1200। तो माइनस 2 क्रय बराबर आपका आ गया माइनस 2100, कट गया। 2 से भाग देंगे तो क्रय बराबर 2 दाहम्मा 2 1 के 2 0 2 पंचे 10, 1000 कितना रुपया? 50 रुपया। क्लियर? क्लियर है? तो ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। चलिए देखते हैं कितने लोगों ने इसका उत्तर सही दिया है। प्रवेश कुमार जी ने दिया है, संतोष कुमार तिवारी जी ने दिया है, अतुल जी ने दिया है 1050, बिल्कुल 1050। नीतू सिंह जी ने दिया है, बिल्कुल से सही उत्तर है। अंसारी जी ने दिया है, जितेंद्र यादव जी ने दिया है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। देवीलाल यादव जी ने दिया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई। चलिए ठीक है। और रितेश जी ने भी दिया है, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए तो सब समझ में आएगा भाई। शिवदीप परिहार जी ने भी दिया है। चलिए तो ऐसे में ये प्रश्न भी आपके आ सकते हैं, इनको आप सभी लोग रखिएगा। जैसे देखिए एक क्वेश्चन और, जैसे कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि 10% और 20% के क्रमिक बट्टे के समतुल्य बट्टा, ये भी लाभ हानि का ही पार्ट है, बट्टा के समतुल्य बट्टा। तो देखिए आप समझ ही नहीं पाते कि आखिर ये कह क्या रहा है। पहले तो समझिए कि ये कह क्या रहा है। दोस्तों आप एक दुकान पर किसी वस्तु को परचेज करने गए, उसका दाम था 100 रुपया और उसने 10% आपको छूट देके बेच दिया, तो आपको वस्तु कितने में मिली? बोलिए भाई। वस्तु आपको मिली 90 रुपए में। अब आप ले आए, आपको लगा कि अरे यार ये तो महारथी वस्तु मिल गई, तो आपने दोबारा से क्या किया? दोबारा से आपने इसको 20% छूट पर बेच दिया। तो 20% छूट का मतलब बचा 80%। तो फाइनली आपने यह वस्तु बेची कितने में? 72 में। इस प्रश्न का केवल इतना तात्पर्य है कि अगर ये बिचौलिया से ना मिलता, डायरेक्ट इससे खरीदता और इतने में ही खरीदता, तो इसे छूट कितने की मांगनी पड़ती? तो इसे छूट, एक छूट मांगनी पड़ती कितने की? 28 की। मतलब आप किसी वस्तु पर 10%, 20% की दो दो छूटें ले लीजिए या केवल एक 28% का ले लीजिए, दोनों आपस में बिल्कुल बराबर होती हैं। ठीक है। अब देखो इसके बहुत से तरीके हैं, आप पता नहीं कौन सा यूज करते हैं, मुझे नहीं मालूम। बहुत से तरीके हैं और एकदम आसान आसान तरीके हैं। एक तो जो प्रतिशत में बताया था कि हर इसका मूलमान होता, उससे कर सकते हैं। या देखो 100, पहला बट्टा 10% तो माइनस करिए 90/100, दूसरा बट्टा 20% तो 80/100 और उत्तर में परसेंट रहेगा इसलिए गुणे 100। कैंसिल कैंसिल, गया गया, आया आया। 100 में से 72 घटा दीजिए तो आपका उत्तर आ गया कितना परसेंट? 28%। क्लियर? या आप इससे करते हैं -x - y + x गुणे y/100, इससे भी कर सकते हैं। देखिए -10 - 20 प्लस में 10 गुणे 20/100,
मेरे भाई। -30 आ गया, ये दोनों कट गए, +2 आ गया, माइनस में 28% आया। माइनस केवल और केवल डिस्काउंट को इंडिकेट करता है, अर्थात कितना परसेंट हो गया, 28%। तो जिससे भी आप करना चाहिए उससे भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो चीजें समझ में आई हैं। कल आपको और भी प्रश्न दूंगा, ये तो थोड़े से प्रश्न कम थे इसलिए मैंने ये लिख करके बता दिया। तो दोस्तों इसके आगे की क्लास आपको कल मिलेगी। आज की क्लास में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।